आज की क्लास में सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और इनकी जो भी रचनाएँ हैं और जो कविताएँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से 100% प्रश्न जो है आता ही आता है। जैसे कि इनकी रचनाओं में जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, आराधना, गीत गुंज, सांदेकली, ये सभी रचनाएं जो हैं इनकी हैं, इनको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। और जो रचनाएं जो हैं जो कविताएं इनके जो लगे हुए हैं, जैसे अनामिका के द्वितीय संस्करण में कितनी कविताएं हैं और परिमल में जो है कितनी कविताएं संकलित हैं, उन सभी को जो है हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कविताएँ हैं, रचनाएँ हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, परिमल, इन सभी रचनाओं का जो है मैंने पूरा जो है डिटेल रखा हुआ है। तो आप लोग जो है क्लास में बने रहिए, पूरी इस क्लास को ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो एक बार जो है मेरे कहने से इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, नोट्स आप खुद का ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मुझे आप लोग बता देना, मैं दे दूँगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 में और मृत्यु जो है 1961 में हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम जो है राम सहाय त्रिपाठी था। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1899 ईस्वी में बंगाल प्रांत के महिषादल नामक रियासत के अंतर्गत जो है मेदिनीपुर गढ़, ठीक है ध्यान रखिएगा, मेदिनीपुर गढ़ कोला नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इनके पिता का नाम जो है राम सहाय त्रिपाठी, जो कि हमने पहले ही बताया। आगे देखिए इनकी पत्नी का नाम मनोरमा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, पिता का नाम और माता का नाम पूछा जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो है मनोरमा देवी था और पुत्री का नाम सरोज था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी पुत्री का नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा, जो नए हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो है सूर्य कुमार त्रिपाठी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है बचपन का नाम क्या था, तो सूर्य कुमार त्रिपाठी था। और जो है निराला जी जो है अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। छायावाद के जितने भी कवि हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी चारों जो कवि हैं या ये कवयित्री हैं जो महादेवी वर्मा हैं, ये लोग जो है अलग अलग दर्शन से जो है प्रभावित थे। ठीक है, तो अलग मैं पढ़ाऊँगी इन लोगों का, तो वहाँ मैं बताती चलूँगी। ठीक है, और वैसे आप लोग जानते भी होंगे, प्रैक्टिस आप लोग करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर देखने को मिला होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, निराला की प्रथम कविता जो है जूही की कली है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916। ध्यान रखिएगा, प्रथम कविता जो है निराला की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूही की कली है। ठीक है, जबकि रामविलास शर्मा ने जो है निराला का प्रथम कविता क्या माना है, तो भारत माता की वंदना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी तथ्य जो है आपको हर प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, आप बुक पढ़ेंगे तो ही मिलेगा। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, और रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी ये सारी तथ्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा ने जो है निराला की प्रथम कविता का क्या माना है, तो भारत माता की वंदना, जिसका प्रकाशन है 1920 ईस्वी। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला इनका है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सांदेकली। ठीक है, इतनी रचनाओं को अभी मेरे नज़र से आप लोग देखेंगे जो मैं याद कराने वाली हूँ। ठीक है, वैसे मैं पहले प्रैक्टिस कराई हूँ तो कई जगह मैंने ट्रिक बताया हुआ है, लेकिन फिर से बताऊँगी मैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ठीक है, और अड़िमा, इन सभी रचनाओं को जो है एक ट्रिक आप लिख लीजिए, अपगीत को। ठीक है, अपगीत को, ठीक है, ऐसे अपगीत को लिख लीजिए। अ से हो जाएगा यहाँ पे अनामिका, प से परिमल, गी से गीतिका, और त से जो हो जाएगा तुलसीदास, और कु से हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ठीक है, अ से अड़िमा को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी रचनाओं को, यानी कि 1 2 3 4 5 रचनाएं जो है आपकी इस ट्रिक से याद हो जाएंगी और भूलता भी नहीं है। आप गीत को 2-4 बार बोलेंगे तो भूलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, अब बच गया अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। तो ऐसे याद करिएगा, अड़िमा जो है एक बेल का जो है, बेल के पास गई, जो बेल के जो है नए नए पत्ते आ रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर लेके याद करिएगा कि मेरी एक सहेली है अड़िमा,
वो जो है बेल के पास गई, जो उसमें नए नए पत्ते आ रहे थे। तो मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो वो कह रही थी कि मैं जो है यहाँ पे अर्चना और आराधना कर रही हूँ। बेल के पत्ते डालकर जो है बेला पे जो है बेल के पत्ते नए नए पत्ते डालकर जो है अर्चना और आराधना कर रही हूँ और गीत गुंज गा रही हूँ। कुंज नहीं होगा यहाँ पे, गुंज होगा, ठीक है, गीत गुंज, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप लोग याद करिएगा। और इनकी जो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सांध्यकली, ये अलग से आप याद करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रकाशन वर्ष कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल देखिए आसान है। अनामिका 23 में है, ठीक है। अनामिका का द्वितीय संस्करण जो है 1938 में आया था, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे कविताएं जो हैं संकलित हैं, वो अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद हो गया। अब देखिए इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1923 है। अब परिमल का जो है 30 है, ठीक है। परिमल का कितना है, 30 है। तो 23 में जो है कितना आप प्लस करेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। 7 इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गीतगु का बता रही हूँ, ठीक है। 7 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, परिमल का 30 में 6, ठीक है। फिर आप जो है 1 माइनस कर दीजिए, 6 प्लस कर दीजिए, ठीक है। गीतिका आ जाएगा, ठीक है। गीतिका का हो गया यहाँ पे, सॉरी, हाँ गीतिका का हो गया, ठीक है, 1936। अब जो है तुलसीदास का 38 है, तो 36, 38 फिर यहाँ पे जो है 2 और 2 प्लस कर दीजिए, ठीक है। पहले 7 प्लस करिए, फिर 6 करिए, फिर 2 करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लस करके आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुकुरमुत्ता जो है 42 में है, तो 38, 39, 40, 41, 42, फिर 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, प्लस 4 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको जो मैं समझा रही हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहले 7 जोड़िएगा, फिर 6, फिर 2, फिर 4, ठीक है। 7, 6, 2, 4, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा ये नंबर, ये आपको जोड़ना है अपगीतकु में, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अड़िमा का जो है 43 में है, ठीक है। अड़िमा का 43 है, बेला का 46, बेला और नए पत्ते दोनों 46 में है, ठीक है। बेला और नए पत्ते दोनों 46 में हैं। 4 प्लस करेंगे यहाँ पे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अर्चना जो है 50, आराधना जो है 43, 53, और एक और करेंगे तो 54, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसको इस तरीके से इतना याद करिएगा, इसको अलग से याद करिएगा। राम की शक्ति पूजा 36 में है, सरोज स्मृति 35 में है, सांध्यकली 69 में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है चतुरी चमार, स्टिफिक शीला और बैराग्य, राग विराग और गर्म पकौड़ी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी इनकी रचनाएं जो हैं व्यंग रचनाएं हैं। अब पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनमें से कौन सी रचनाएं जो है व्यंग रचना है, ठीक है। तो इनमें से चारों पाँचों में से कोई एक नाम होगा, या कौन नहीं है तो एक जो है इसमें से नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, चतुरी चमार, स्टिफिक शीला और राग विराग और गर्म पकौड़ी, ठीक है। ये सभी जो है व्यंग रचनाएं हैं इनकी। अब आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, है ना। यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, निराला की रचना अनामिका तथा गीत गुंज दोनों संस्करण प्रकाशित हुए थे। यानी कि अनामिका का भी दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था और गीत गुंज का भी दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखिए अनामिका का जो है सर्वप्रथम 1923 हमने पहले ही देखा, और दूसरी बार दूसरा संस्करण जो है 1938 में प्रकाशित हुआ था, जो मैंने पहले ही बताया। और गीत गुंज का जो है 1954 में तो प्रकाशित हुआ ही था, और दूसरी बार कब हुआ तो 1959 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत गुंज का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 1959 में, ठीक है। और अनामिका का 1938 में। और इसी दूसरे संस्करण में जो है बहुत सारी कविताएं जो हैं संकलित हैं, जैसे सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर सच है, ये सारी कविताएं जो हैं अनामिका में संकलित हैं, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह, निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है अनामिका है, ठीक है, अनामिका को माना जाता है। तथा अंतिम काव्य संग्रह जो है सांध्यकली है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है अनामिका है, ठीक है। और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, तो सांध्यकली है। सांध्यकली जो है इनके मरने के बाद जो है ये प्रकाशित हुआ था, सांध्यकली मरणोपरांत, ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो तो 1961 में ही हो गई थी, और ये 69 यानी इनके मरने के बाद जो है प्रकाशित हुआ था सांध्यकली, ठीक है।
आगे देखेंगे, अनामिका और परिमल कविता संग्रहों में निराला के प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण, रहस्य संबंधी कविताएं जो हैं संकलित हैं। अब पूछा जा सकता है कि निराला के प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण और रहस्यवादी संबंधित कविताएं जो हैं किसमें संकलित हैं। ठीक है, तो अनामिका और परिमल में। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन से जो है कविताएं संकलित हैं इनमें। अब यहाँ पे देखिए, परिमल काव्य संग्रह की प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं। अब जो है परिमल में जो कविताएं संकलित हैं उनको हम देखेंगे। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, बहू, अधिवास और पंचवटी प्रसंग। ध्यान रखिएगा, ये सारी कविताएं जो हैं सारी कविताएं हैं। ठीक है, और परिमल में संग्रहित हैं। ठीक है, तो जूही की कली जो है संध्या में बहुत सुंदर लगती थी, ऐसे याद करिएगा। जूही की कली बहुत संध्या में बहुत सुंदर लगती थी। बादल राग जो है वो विधवा को ढूंढते हुए भिक्षुक बन गया। ठीक है, भिक्षुक बन गया और अपनी बहू से कहा कि मैं अधिवास में जा रहा हूँ पंचवटी प्रसंग के लिए। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, चाहे आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, वैसे भी कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित रचनाएं। इसमें कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं, तो सरोज स्मृति 1935 प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है, और सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेसी, राम की शक्ति पूजा। ओहो, एक मिनट रुकिए, ये प्रेसी अलग है। ठीक है, प्रेसी अलग है, राम की शक्ति पूजा अलग है। ठीक है, यानी चौथी रचना है ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। ठीक है, और रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है अनामिका में हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, वह सच है। ठीक है, अब ट्रिक कैसे इसको बनाएंगे, ऐसे बना लीजिएगा। रेखा जो है सरोज से कहती है, ठीक है, या सरोज जो है रेखा से कहती है कि ये सच है कि सम्राट एडवर्ड के प्रति जो है, ऐसे देखिए, फिर से देखिए, सरोज जो कहती है रेखा से, ठीक है, सरोज कहती है रेखा से कि ये सच है, सरोज कहती है रेखा से कि सच है कि सम्राट एडवर्ड के प्रति जो प्रेयसी है वो जो है दिन भर पत्थर तोड़ती है, यानी तोड़ती पत्थर है। ठीक है, क्योंकि वो जो है राम की शक्ति पूजा करना चाहती है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। सरोज रेखा से कहती है कि एडवर्ड की जो प्रेयसी है वो दिन भर पत्थर तोड़ती है, यही सच है क्योंकि राम की शक्ति पूजा करना चाहती है। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध कविता कौन कौन सी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निराला की प्रसिद्ध कविताएं, अभी तक तो इनकी कविताएं रचनाएं हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया भी, और ये भी बताया कि किस संस्करण में या किस कविता में जो है, किस संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं, जैसे कि अनामिका, परिमल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है निराला की प्रसिद्ध कविता कौन कौन सी है। ठीक है, उनकी अपनी कविता प्रसिद्ध, तो बादल राग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संध्या सुंदरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यमुना के प्रति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरदे वीणा वादनी, ये सारी कविताएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। जूही की कली, तोड़ती पत्थर और सम्राट एडवर्ड के प्रति। ठीक है, ये सारी कविताएं जो हैं इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे निराला की अन्य कविताएं, सच है, जागो फिर एक बार, प्रेयसी, रेखा, महाराज शिवाजी के पत्र, ये भी ध्यान रखिएगा, महाराज शिवाजी के पत्र इनकी कविता है। ठीक है, शेफालिका, तुम और मैं। ठीक है, ये इनकी अन्य कविताएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो मुझे लगता है कि आप लोग जागो फिर एक बार आपको पता होगा, प्रेयसी भी पता होगा, रेखा किस में संकलित है, रेखा कविता किस में संकलित है, तो अनामिका के द्वितीय संस्करण में। ठीक है, द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 1938 में, 1938 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब महाराज शिवाजी के पत्र, शेफालिका, तुम और मैं। ठीक है, तुम और मैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, निराला की परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान हैं। यानी कि इनकी जो रचना है परिमल, इसमें जो है छायावाद के साथ साथ जो है प्रगतिवाद के जो है आपको तत्व या विद्यमान उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, प्रगतिवाद का भी उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, पूछा जाता है प्रश्न कि निराला की किस रचना पर जो है छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद का भी वर्णन मिलता है, ठीक है, या प्रभाव है।
तो ये ध्यान रखिएगा परिमल रचना में, ठीक है। निराला की प्रगतिवादी रचनाएं, निराला की प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बादल राग है, विधवा है, भिक्षुक है, दीन है। अब निराला की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जूही की कली है, संध्या सुंदरी है, बहू, अधिवास, पंचोटी प्रसंग, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग मैंने लिख रखा है। निराला की प्रगतिवादी रचनाएं पूछी जाएं तो बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, ठीक है। विधवा जो है भिक्षुक बन गई, दीन हो गई, ठीक है, बादल राग। और निराला की जो छायावादी रचनाएं हैं वो जूही की कली, संध्या सुंदरी, जूही की कली बिल्कुल संध्या सुंदरी थी, किसी की बहू थी, अधिवास में, पंचोटी प्रसंग। ऐसे याद करिएगा, बार बार बोलेंगे, देखिए रिवाइज करेंगे तो ही याद होगा। आप कितना भी ट्रिक लगा लीजिए, जब रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज करना छोड़ देंगे तो वो ट्रिक भी भूल जाता है, ठीक है। तो रिवाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे आज आपने ये क्लास मेरी देखी, आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपने नोट्स बना लिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपने मेरे से ले लिया, मैंने आपको PDF दे दिया, ठीक है। आपने अगर आप पढ़ के छोड़ दिया, 10 दिन आप पढ़े ही नहीं तो ये भूल जाएगा, 10 दिन तो छोड़िए, 2 ही दिन में भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप आज आपने पढ़ा, एक दिन छोड़ के परसों जो है आप लोग रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको ऐसा लगे कि मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है, जो इनकी रचना है तुलसीदास, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938। अब इसका हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। यह जो है, यह रचना यानी तुलसीदास जो रचना है, निराला जी की श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रूप लिया हुआ काव्य है, ठीक है। प्रबंधात्मक काव्य है ये तुलसीदास, ठीक है। इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है। इस रचना में तुलसीदास ने अपनी पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना, है ना, रामोपासना में लीन होने की घटना वर्णित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास नाम से ही आपको जो है प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो है तुलसीदास से संबंधित जो है इसमें विशेषता होगी। तो क्या क्या है इसमें, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस रचना में तुलसीदास के अपनी पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पे गृहस्थ जीवन को त्याग कर जो है राम की उपासना में जो लीन हो गए, उसकी वह घटना जो है वर्णित है। इस रचना के आधार पर सर्वप्रिय कवि तुलसीदास कहे जा सकते हैं, ठीक है। इस रचना के आधार पर जो है सर्वप्रिय कवि कौन कहे जा सकते हैं? तो तुलसीदास कहे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, विधान की पालन, ठीक है। विधान की पालन तुलसीदास नामक रचना में सबसे कठिन छंद जो है, छंद तथा तुक का पालन किया गया है, ठीक है। अगर तुलसीदास रचना में विधान के पालन की बात की जाए तो सबसे कठिन छंद जो आता है, तुक का पालन किया गया है, ठीक है। सबसे कठिन छंद और तुक का पालन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 11 छंद हैं, तुलसीदास में जो है टोटल 11 छंद हैं। इसलिए इसे प्रबंध काव्यों में खंड काव्य कहा जाता है, यानी प्रबंध काव्यों में जो है इसे तुलसीदास को खंड काव्य कहा जाता है, ठीक है। अगर प्रश्न आए कि तुलसीदास किस विधा की रचना है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, दोनों तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रबंध काव्य आएगा तो प्रबंध काव्य लगाएंगे, या तो खंड काव्य आएगा, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, महाकाव्य नहीं है, ठीक है। अब हम सरोज स्मृति पढ़ेंगे, ठीक है। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। यह एक शोक गीत है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सरोज स्मृति इनकी लड़की थी, ठीक है, उनके उस पर ही लिखा गया है ये रचना सरोज स्मृति। तो यह एक शोक गीत है, ठीक है, जिसे कवि ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के करुण स्मृति में लिखा है, उसकी मृत्यु पर जो इन्होंने लिखा था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो है निराला ने सरोज के बदलते मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन को बेहिचक वर्णन किया है। हिंदी साहित्य संसार, पूछा जाता है ये लाइन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस रचना में निराला ने सरोज के बदलते मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तनों का बेहिचक वर्णन किया है? तो सरोज स्मृति है, ठीक है। मैं और तुम, ऐसे अभी मैंने पढ़ाया ना, मैं और तुम, तो ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जूही की कली दे देगा, मैं और तुम दे देगा, तोड़ती पत्थर दे देगा, सच है दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है निराला ने सरोज के बदलते हुए मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन को बेहिचक वर्णन किया है, किसमें? सरोज स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत जो है सरोज स्मृति को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के संसार की सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत अगर पूछा जाए तो और कोई नहीं है, सरोज स्मृति ही है पूरे हिंदी साहित्य में, ठीक है। और जो है इस ग्रंथ में करुण एवं वात्सल्य दोनों रसों की अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है।
रस की अगर बात आए पूछा जाए तो करुण रस और वात्सल्य रस दोनों हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है कुकुरमुत्ता, ठीक है, कविता है कुकुरमुत्ता, प्रकाशन वर्ष है 1942। यह जो है व्यंग परक और प्रतीकात्मक रचना है। कुकुरमुत्ता जो है आप यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, निराला की कविता है ना। तो व्यंग परक कविता है ये और प्रतीकात्मक रचना है, ठीक है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों पर जो है तीखा व्यंग किया है। कुकुरमुत्ता में जो है हास्य एवं व्यंग को आधार बनाकर पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जीवन के जो है विषमता का चित्रण किया गया है, ठीक है। हास्य एवं व्यंग को आधार बनाकर पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जीवन के विषमता का जो है चित्रण मिलता है किसमें, कुकुरमुत्ता कविता में। और पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग है ये, ठीक है, मतलब व्यंग किया गया है कुकुरमुत्ता कविता में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रचना में निराला ने संस्कृति, ठीक है, संस्कृति शब्दों का प्रयोग न करके उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। कुकुरमुत्ता जो कविता है इसमें निराला जी ने जो है, जबकि इनकी भाषा थी संस्कृत में ज़्यादा लिखते थे, क्योंकि अब्राहम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो उसमें जो है संस्कृत शब्द आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इस रचना में जो है, इस कविता में आपको संस्कृत नहीं देखने को मिलेगा, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का जो है प्रचुर प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रचना में निराला ने प्रतीक शैली को अपनाते हुए पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक गुलाब और श्रमिक वर्ग का प्रतीक जो है कुकुरमुत्ता को बनाया है। कई बार प्रश्न यहाँ से आया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस रचना में यानी कुकुरमुत्ता में जो है प्रतीक शैली को अपनाते हुए पूंजीवाद वर्ग का प्रतीक क्या माना है, तो गुलाब को माना है, और श्रमिक वर्ग के प्रतीक की बात करें तो कुकुरमुत्ता को बताया है, ठीक है। यानी जो पूंजीवाद के लोग हैं वो जो है गुलाब हैं और श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो कुकुरमुत्ता हैं। अड़िमा, अब इनकी जो रचना है नेक्स्ट रचना अड़िमा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943, है ना। इस रचना में कविता का दृष्टिकोण यथार्थवादी होगा, यहाँ पे यथार्थवादी तथा शैली अधिक सरल हो गई है, ठीक है। इसके बारे में बस यही है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने नहीं लिया। यथार्थवादी रचना है ये, ठीक है, यथार्थवादी रचना। अब जो है नए पत्ते 1946, नए पत्ते 1946 में और कौन सी रचना थी इनकी, बेला, है ना। बेला पे ही तो नए नए पत्ते आए थे, जिसपे जो है अर्चना, आराधना और गीत गूंज करती है शाम को संध्या कली में, ठीक है। अब देखेंगे इस रचना में कवि की 7 व्यंग कविताएं संग्रहित हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नए पत्ते जो इनकी रचना है, इस रचना में निराला जी की 7 व्यंग कविताएं संकलित हैं। व्यंग कविताएं मैंने ऊपर अभी पढ़ाया पहले ही कि कौन कौन सी इनकी व्यंग कविताएं हैं, ठीक है। अभी तो देखिए कुकुरमुत्ता भी, ठीक है, वो भी व्यंग कविता है। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे। क्योंकि निराला की अधिकतर कविताओं में महाप्राण वर्ग की अधिकता होती है। महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ण के क ख ग घ अंग, है ना, प्रत्येक वर्ग के जो है महाप्राण जो होता है, यानी ख हो गया ना, प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, और पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है ना। चलिए, तो इनकी जो कविताएं हैं उसमें जो है महाप्राण वर्णों की जो है अधिकता होती है, ठीक है। इसलिए पांडे जी ने निराला को महाप्राण कहा, ठीक है। निराला को छायावाद, प्रकृतिवाद, स्वप्रगतिवाद तीनों आंदोलनों का जो है पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रा नहीं होगा यहाँ पे, प्रथ, ठीक है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे निराला जी अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण छायावाद के रुद्र व महेश कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, निराला जी जो है रुद्र और महेश किसे कहा जाता है, निराला जी को अपने थोड़े अक्खड़ स्वभाव के थे ये, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद को अपना जो है आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आध्यात्मिक, यहाँ पे आध्यात्मिक होगा, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु मानते थे। पूछा जा सकता है निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। इनके जन्मदिन पर ही सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी मनाया जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि निराला के जन्मदिन पर जो है और किसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस का
ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा ने जो है इनको ओज और औदात्य का कवि कहा है। ठीक है, ओज और औदात्य का कवि कहा है। किसने? रामविलास शर्मा ने। द्विवेदी युगीन कवियों द्वारा इनका सर्वाधिक विरोध किया गया, यानी द्विवेदी युग के जो कवि थे वो जो सर्वाधिक इनका विरोध जो है करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे भावों की भिड़ंत। भावों की भिड़ंत जो रचना एक लेख है, यह लेख जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा प्रकाशित पत्रिका प्रभा से हुआ था। ठीक है, भावों की भिड़ंत जो लेख है वो जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा प्रकाशित पत्रिका प्रभा से हुआ था, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं का नकल है। जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा रही हूँ, अभी छायावाद जब पढ़ा रही थी कल की क्लास में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वहाँ पे शुक्ल जी ने साफ साफ लिखा है कि जैसा कि इनकी रचनाओं में जो है रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं का नकल मान सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस लेख से जो है साहित्य जगत में हलचल मच गया। किस लेख से? किस लेख से? भाव की भिड़ंत से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, निराला ने कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जातीय छंद किस छंद को माना है? तो कवित्व छंद को माना है। इन्होंने जो है कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निराला की तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन, ठीक है, वाल्ट हिटमैन होगा यहाँ पे, वाल्ट हिटमैन, ठीक है, से की जाती है। निराला की तुलना किससे की जाती है? अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो निराला जी को, है ना। आगे देखिए, षष्ठवादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस कवि ने जो है निराला को, या किस आलोचक ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, षष्ठवादी कवि कहे जाते हैं ये, या षष्ठवादी आलोचक कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुधा पत्रिका में सुधा पत्रिका के जन्मदाता दुलारे लाल भार्गव थे। ध्यान रखिएगा, सुधा पत्रिका के जन्मदाता कौन थे? तो दुलारे लाल भार्गव थे। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। ठीक है, अब किसने जो है निराला को छंदों का गुरु कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं ये नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। ठीक है, आगे देखिए, पंत ने निराला को संवेदनशील कवि कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने निराला को क्या कहा है? तो संवेदनशील कवि कहा है। एक एक पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ये सभी प्रश्न। ठीक है, एक लाइन जो है प्रश्न ही है ना, वन लाइनर में, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ये मेरा खुद का नोट्स है, क्योंकि वो राइटिंग में जल्दी में लिखी हूँ, तो वो पढ़ने में मुझे हिचकिचाहट होती है, थोड़ा कभी कभी हो जाता है ना, हिचकिचाहट होती है, तो इसलिए मैंने इसको ना आज इसको मैंने टेक्स्ट कन्वर्ट कर लिया है ना, तो कन्वर्ट करने पर साफ साफ पता चलता है। ठीक है, देखेंगे, शुक्ल ने निराला को बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि कहा है। ध्यान रखिएगा, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा, कुछ यहाँ पे मुझे बहु वस्तु स्पर्शनी, ठीक है, यहाँ पे बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि किसने कहा है? निराला जी को तो शुक्ल जी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बादल राग नामक कविता को चलकर रामविलास शर्मा ने संपादन किया। अच्छा, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, चलकर, है ना, यानी बादल राग नामक जो इनकी कविता है उसका जो है संपादन किसने किया था? तो रामविलास शर्मा ने किया था। आगे चलकर, यहाँ पे होना चाहिए आगे चलकर जो है रामविलास शर्मा ने संपादन किया था बादल राग कविता को। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति तरह जो है कविता की भी मुक्ति होती है। ये कई बार प्रश्न आया है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह जो है कविता की भी मुक्ति होती है, यह किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। किस रचना की भूमिका में? तो परिमल की भूमिका में इन्होंने जो है लिखा है। ठीक है, मानव की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता को छंदों से मुक्ति पाना। पूरा पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ जो है कथन दिए गए हैं सभी आलोचकों द्वारा। ठीक है, निराला अकुंठ और
वैवश्य, श्रृंगार दृष्टि और तथा वृत्ति के कवि हैं, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको क्या कहा है, निराला को विविधताओं का कार्य कहा है। ठीक है। नगेंद्र ने जो है इनको विविधताओं का कार्य कहा है। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको क्या कहा है, तो आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक, यहाँ पे मौलिक होगा, सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला हैं। ये कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामविलास शर्मा का कथन देखिए, कहते हैं कि छायावादी कवि निराला चली आ रही है, छायावादी कवि निराला से चली आ रही है, कविबद्ध छंद परंपरा का निषेध कर नूतन द्वंद्व का आविष्कार किया है। किसने, निराला ने। तो यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ठीक है। ये पॉइंट आप लोग पकड़ लीजिएगा, कविबद्ध छंद या निषेध कर नूतन, नूतन द्वंद्व, ये शब्द पकड़िएगा। ठीक है। अब मौलिक क्षमता, रामस्वरूप चतुर्वेदी में आपको पकड़ना है मौलिक क्षमता, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि निराला के नए छंद नए मनोभावों को जन्म दिए हैं। कहते हैं निराला के, पूछा जा सकता है, निराला के नए छंद नए मनोभावों को जन्म दिए हैं, यह कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक और कथन है यहाँ पे, कहते हैं कि छंद के संदर्भ में निराला का विद्रोह अधिक स्पष्ट और सुखर दिखाता है। ठीक है, सुखर दिखता है। नेमीचंद जैन का यहाँ पे कथन है, कहते हैं कि इस प्रकार की नई अनुभूतियों, भावनाओं, कल्पना चित्रों तथा नवीन परिस्थितियों और अभिव्यक्ति करने के लिए नए नए माध्यमों की भाषा, छंद और शैली के नए रूपों की खोज होने से लेकर छंद और शैली के नए रूपों की खोज होने लगी, छोटा करूँ इसको ना, होने लगी, जिसके अगुआ निराला जी हैं। ठीक है। इतनी बड़ी, मतलब 2-2.5 लाइन की ये पंक्ति है इनका कथन, लेकिन सिर्फ अगुआ याद रखिएगा, क्योंकि किसी के भी कथन में ये शब्द नहीं आया है। तो इस अगुआ शब्द को आप लोग याद रखिएगा। नेमीचंद जैन ने अगुआ शब्द बोला है निराला जी को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निराला की कविता जूही की कली को तत्कालिक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बहुत ही प्रचलित ये तथ्य है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला के किस कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, तो जूही की कली वो कविता है। ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, निराला जी को हिंदी के मुक्तक छंदों का प्रवर्तक माना जाता है, जिसकी शुरुआत जूही की कली से करते हैं। ठीक है। मुक्तक छंदों की शुरुआत जो है किस कविता से करते हैं, तो जूही की कली से करते हैं। ठीक है। कुछ आलोचकों ने मुक्तक छंद को रबड़ और केचुआ छंद कहा है, ये आप सभी को पता होगा। कुछ आलोचकों ने जो है मुक्तक छंद को, ठीक है, यानी इसको मुक्तक छंद को जो है रबड़ और केचुआ छंद कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, निराला की रचना गीतिका में श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। इनकी जो रचना है गीतिका, वो जो है श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना है श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है, तो गीतिका होगा। ठीक है। निराला के काव्य लेखक के साथ साथ एक संपादक भी बने। निराला जो है काव्य लेखक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ संपादक भी बने। इन्होंने स्वामी माधवानंद, ठीक है, इन्होंने स्वामी माधवानंद द्वारा संपादित पत्र समन्वय जिसका संपादन कार्य जो 1922 में हुआ था, में संपादन कार्य भी किया था, जो कलकत्ता से मासिक अंक के रूप में निकलता है। समन्वय पत्रिका के संपादक कौन थे, स्वामी माधवानंद। ठीक है, इनके द्वारा संपादित ये पत्र था समन्वय 1922 में। इसका जो है संपादन कार्य भी इन्होंने किया था, निराला जी ने। यह पत्रिका जो है समन्वय पत्रिका कलकत्ता से मासिक रूप में निकलती है महीने में। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, समन्वय पत्रिका को रामकृष्ण मिशन का पत्र कहा जाता है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का जो है पत्र कहा जाता है समन्वय पत्रिका को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निराला ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मतवाला, ठीक है, मतवाला 1923 में, जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, उसका संपादन कार्य इन्होंने संभाला था, किया था, जिसके प्रमुख प्रवर्तकों में सेठ महादेव प्रसाद थे। ठीक है। आगे देखिए, जूही की कली 1916 में जो है इसी पत्र का यानी मतवाला में छपी थी। ठीक है, यानी जूही की कली जो कविता है वो जो है मतवाला पत्रिका में छपी थी, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि जूही की कली कविता किस पत्रिका में छपी थी, तो मतवाला में ध्यान दीजिएगा। मतवाला के तुक के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
जो है अपना निराला नाम रखे थे। यानी मतवाला पत्रिका जो उसके तुक के आधार पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपना नाम निराला रखा था। ठीक है, मतवाला हिंदी का प्रथम व्यंग्य पत्र माना जाता है। जो मतवाला जो पत्र है वो हिंदी का व्यंग्य पत्र माना जाता है, प्रथम। ठीक है, प्रथम व्यंग्य पत्र माना जाता है। निराला की मतवाला के चाबुक तथा कसौटी नामक अंक में लिखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकी जो कुछ पत्र हैं, चलती चक्की, चंडो खाने की गप तथा रंग रूपों की फौज, इस पत्र के नियमित शीर्षक थे। कौन? निराला। ठीक है, आगे देखिए, मतवाला के मुख पृष्ठ पे लिखा रहता है कि अमीय गरल राशि शिकर रविकर, राग विराग धरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है मतवाला के मुख्य पृष्ठ पे लिखा गया है, पहले ही पेज पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलकर निराला जी ने सुधा नामक एक पत्र का संपादन कार्य किया जो लखनऊ से 1927 में निकलना प्रारंभ हुआ। सुधा पत्रिका कहाँ से निकलता है तो लखनऊ से। इसका संपादन कार्य किसने किया था? निराला ने। 1927 भी ध्यान रखिएगा, संपादन। ठीक है, अब जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कुकुरमुत्ता कविता से जो है पंक्ति ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाट रहे जूठ पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने के उनसे कुत्ते भी है भिड़े हुए, ये कुकुरमुत्ता की पंक्ति है। ठीक है, आजकल आपको पता ही है कि यूजीसी नेट में जो है पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, जितनी भी कविताएं लगे हुए हैं वहाँ पे, तो उन कविताओं की पंक्ति दे दी जाती है और मिलान के लिए आता है कि कौन सी पंक्ति किस कविता से ली गई है या कौन सी पंक्ति जो है किस कवि की है। ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं और हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर गरजत वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, ये पंक्ति भी कुकुरमुत्ता से ही है। और ये भी है, देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुम्हें बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। अगला है, चूस लिया हमारा सारा हाड़ मात्र ही है, आधार जीवन के परवार। नेक्स्ट पंक्ति है, अबे सुन रे गुलाब धूल मत जो पाई खुशबू रंगों का भाव, ये सभी पंक्ति कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। ठीक है, दिवस का अवसान समय था, मेघ भास पास के उतर रही, आसपास, भास पास नहीं, आसपास, आसपास से उतर रही है, वह सुंदिया परी सी धीरे धीरे। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, है सरोज स्मृति से लिया गया है। धन्य मैं पिता निरर्थक, या कुछ थी मेरे हित न कर सका, ये भी सरोज स्मृति से ली गई है। अब यहाँ पे जो है राम की शक्ति पूजा से जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा को निराला ने रामचरितमानस से प्रेरित होकर लिखा, आप सभी को पता होगा, परंतु विद्वान जो है इससे सहमत नहीं है। इस रचना का मुख्य विषय सीता मुक्ति है। कहते हैं कि इस रचना का मुख्य विषय क्या है तो सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वन लाइनर में आता है, प्रश्न आता है। ठीक है, सही या गलत वहाँ पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, निराला ने इस कविता को 312 पंक्तियों में वर्णित किया है। कितनी पंक्तियों में है तो 312 पंक्तियों में, अर्थात यह खड़ी बोली की एक लंबी कविता है। ठीक है, लंबी कविता है, खड़ी बोली में है, ध्यान दीजिएगा। और देखेंगे निराला ने इस कविता में राम को साधारण मानव के रूप में जो है धरातल पर खड़ा किया है, जो थकता भी हो टूटता भी है, जो थकता भी है और टूटता भी है, तथा उसके मन में जय एवं पराजय की भीषण द्वंद्व भी चल रहा है। ठीक है, यानी राम की शक्ति पूजा में निराला ने राम को एक साधारण मानव के रूप में धरातल पर खड़ा किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना कि देव के रूप में। आगे देखिए, काव्य के अंत में निराला ने बताया है कि राम की शक्ति से शक्ति का उदय होता है और शक्ति राम का आशीर्वाद देते हुए कहती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में मुँह लेन। ठीक है, तो ये राम की शक्ति पूजा से जो है ये पंक्ति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कौन कहता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शक्ति का उदय होता है और शक्ति राम को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जो शक्ति है वो राम को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि हे राम जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बंधन में हुई लीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निराला ने राम को अपनी आंख निकालकर चढ़ाने के प्रसंग को अति मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, यहाँ पे हटा दीजिए, ढंग से प्रस्तुत किया है और लिखा है कि
यह है उपाय कह उठे धरती की माता, मुझको सदा रक्षा राजीव नयन, दो नील कमल शेष या पुरुष चरण। ये भी राम की शक्ति पूजा से ही है, पूरा करता हूँ देकर माता नयन। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा को निराला ने 11 अनुच्छेदों में प्रकट किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितने अनुच्छेद हैं राम की शक्ति पूजा में? तो 11 अनुच्छेदों में प्रकट किया है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तथा बंगला कृतिवास रामायण का अधिक प्रभाव है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव जो है कृतिवास रामायण का है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त तीनों रचनाओं में सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाए तो कृतिवास रामायण का ही है। ठीक है, किस पे? तो राम की शक्ति पूजा पे। ठीक है, तो यहीं पे क्लास समाप्त होती है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कवि के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धैर्य के साथ आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।